दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे चैम्बर की जिसमें आप 100 साल पहले जवान सोए थे और जब आप उस चैम्बर से 100 साल के बाद उठे तो आप बिल्कुल जवान के जवान ही उठे। ये एक बहुत फिल्मी स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है, फिलहाल हम अपनी बात नहीं करते, लेकिन जरा मिलिए हमारे दूर के इस रिश्तेदार से जिसे फैट टेल ड्वार्फ लीमर कहा जाता है। ये मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है और ये रात में सक्रिय रहने वाला जीव है जिसका वजन केवल 160 ग्राम के लगभग होता है। ये फल, कीड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है, पर ऐसा ये केवल साल के आधे हिस्से में ही करता है। बाकी के 6-7 महीने जब जंगल में सूखा मौसम होता है तो ये लीमर पेड़ के खोखले हिस्सों में जाकर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जानवर अपना मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा कर देते हैं और लंबे समय तक अत्यंत कम एनर्जी पर जीवित रहते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जीवों की हार्ट बीट और सांस बहुत धीमी चलती है, शरीर का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है और जब जानवर इस अवस्था से उठता है तो बिल्कुल उसी तरह उठता है जैसे वो सोया था। जैसे कि ना कोई कमजोरी आती है, ना मांसपेशियों में कोई नुकसान होता है और ना ही हड्डियों में कोई दिक्कत आती है। यानी टाइम गुजर जाता है और शरीर में बदलाव ना के बराबर होते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो जवानी बनी रहती है। अगर हम फैट टेल ड्वार्फ लीमर की बात करें, जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो इस दौरान ये अपनी पूंछ में स्टोर फैट के सहारे जीवित रहते हैं। इनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान के साथ ऊपर नीचे होता है, कभी कभी ये 20 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों हाइबरनेशन देखने में नींद लेने की तरह लग सकता है, पर वैज्ञानिकों का मानना है ये नींद नहीं है, बल्कि हाइबरनेशन करने से स्लीप डिप्रीवेशन यानी नींद की कमी हो सकती है। इसलिए यदि आप हाइबरनेशन करते वक्त ड्वार्फ लीमर को देखोगे तो वो आपको किसी मरे हुए जीव की तरह दिखाई देंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों को मेडागास्कर के पूर्वी पहाड़ी जंगलों में रहने वाली ड्वार्फ लीमर की 2 और प्रजातियां मिली है जो ठंड से बचने के लिए बिलों के अंदर हाइबरनेशन में जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इनके बिल खोदे तो उन्हें ये किसी बॉल की तरह गोल आकार में हाइबरनेशन करते हुए मिले। ये छोटे छोटे लीमर अब तक के एकमात्र प्राइमेट यानी बंदर वर्ग के जीव है जो हाइबरनेशन में जाते हैं। इसका मतलब ये है ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार है जिनके अंदर हाइबरनेशन में जाने की एबिलिटी है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, मौसम के अनुसार मेटाबॉलिज्म और शरीर का तापमान कम करना जानवरों में आम है। हम इसे मीठे पानी के कछुओं, जमीनी गिलहरियों और खास तौर पर भालुओं में भी देख सकते हैं। ये जानवरों के लिए एक जरूरी एडेप्टेशन है जो उन्हें कड़ी सर्दियों और भोजन की कमी से बचने में मदद करती है। इस एडेप्टेशन की सबसे खास बात यह है, जो प्रजातियां हाइबरनेशन में जाती है वो अपने आकार की दूसरी प्रजातियों की तुलना में ज्यादा लंबा जीवन जीती है। हम जानवरों के इस कारनामे के बारे में प्राचीन यूनान के समय से जानते हैं, लेकिन आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए कि जानवर मांसपेशियों, हड्डियों और दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कैसे कर लेते हैं। कुछ कछुए तो हाइबरनेशन के दौरान 100 दिनों से ज्यादा बिना सांस लिए जिंदा रह जाते हैं और भालू महीनों तक बिना खाए जीवित रह लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, जानवर ये अद्भुत कारनामा कैसे कर पाते हैं? हाइबरनेशन की शुरुआत किस जानवर ने की और क्या भविष्य में इंसान भी ऐसा कर पाएंगे? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबों को आज के इस वीडियो में। हाइबरनेशन की कहानी की शुरुआत करोड़ों साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया से हुई। इस समय एक अजीब सा जानवर दक्षिणी पैंजिया के क्षेत्रों में घूमता था जो आज का एंटार्क्टिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका है। इस जीव का नाम लिस्ट्रोसोरस रखा गया और ये 4 टांगों वाला एक शाकाहारी जानवर था। इसके ऊपरी जबड़े में 2 दांत होते थे। आमतौर पर इस जीव का साइज सुअर जितना हुआ करता था, लेकिन कुछ 2 मीटर से भी बड़े होते थे। ये आज के समय में पाए जाने वाले स्तनधारियों का दूर का पूर्वज बताया जाता है। वैसे तो 250 मिलियन साल पहले धरती बहुत गर्म थी, फिर भी पैंजिया का दक्षिणी छोर एंटार्क्टिक सर्कल के भीतर शामिल था, जहां हर साल कई महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता था। जब वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका और उत्तरी क्षेत्रों से मिले लिस्ट्रोसोरस के फॉसिल्स की तुलना की तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली।
एंटार्क्टिका से मिले जीवाश्मों के दांतों में सालाना स्ट्रेस लाइन के निशान थे। ये निशान वैसे थे जैसे आज के समय में पाए जाने वाले उन जानवरों में दिखाई देते हैं जो हाइबरनेशन करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस लाइंस को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे दांतों की तरह लिस्टोसोरस के दांत भी अंदर से धीरे धीरे परतों में बनते थे, ठीक वैसे जैसे पेड़ों के तने में सालों के हिसाब से गोल गोल रिंग्स बनती है। तो जब जानवरों की सेहत अच्छी होती है और जानवर बिना किसी दिक्कत परेशानी के खाना खा रहा होता है तो यह परतें सामान्य दूरी पर बनती है। इन्हें कहा जाता है रेगुलर ग्रोथ लाइंस। लेकिन जब जानवर किसी तनाव में होता है, जैसे कि खाने की कमी, बहुत ठंड, रोशनी की कमी, कोई बीमारी या फिर शरीर की ऊर्जा बचाने की जरूरत, तो उस समय शरीर की ऊर्जा धीमी हो जाती है और दांतों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इस मुश्किल दौर में दांतों के अंदर जो लाइंस बनती है वो ज्यादा मोटी और कई बार पास पास बनती है। इन्हीं परतों को कहा जाता है स्ट्रेस लाइंस। तो जब वैज्ञानिकों ने ये स्ट्रेस लाइंस लिस्टोसोरस के दांतों में देखी तो उन्होंने अनुमान लगाया ये हमारे सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वज हो सकते हैं जो हाइबरनेशन में जाते थे। अब सवाल आता है कि हाइबरनेशन स्तनधारियों में कैसे संभव हुआ। दोस्तों, हाइबरनेशन का ताल्लुक रेप्टाइल के शरीर से है, जिन्हें आमतौर पर ठंडे खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि छिपकलियां, सांप और मगरमच्छ आदि। अगर तकनीकी नाम की बात करें तो इन्हें एक्टोथर्म कहते हैं। एक्टोथर्म यानी वो जानवर जो अपने शरीर की गर्मी खुद नहीं बनाते बल्कि बाहरी तापमान पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बाहरी तापमान पर निर्भर रहते हैं, इसलिए आप छिपकलियों या सांपों को धूप सेकते हुए और ठंड में सुस्त घूमते हुए देखते होंगे। ऐसा करने से उन्हें कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे कि ऊर्जा के लिए बहुत कम भोजन चाहिए होता है और ये ठंड में लंबे समय तक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। क्योंकि इनका शरीर ठंड में ज्यादा हिल डुल नहीं पाता, इसलिए रेप्टाइल के लिए हाइबरनेशन में जाने से काफी फायदे हो जाते हैं। कई प्रजातियां रोजाना थोड़ी थोड़ी देर के लिए हाइबरनेशन में जाती है। इस चीज को डेली टॉरपोर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी देर के लिए मेटाबॉलिज्म को स्लो किया जाता है और फिर नॉर्मल। ऐसा करके जीव अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें स्तनधारी जीवों की, जिनमें इंसान भी शामिल है, हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए स्तनधारियों को एंडोथर्म कहा जाता है, यानी हम अपने शरीर की गर्मी मेटाबॉलिज्म के जरिए खुद बनाते हैं। क्योंकि शरीर के लिए हम गर्मी खुद बनाते हैं, इसलिए चाहे जितनी ठंड हो हम बिना सुस्ती के उठकर चल देते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें लगातार खाने की जरूरत होती है, साथ ही ठंड या भूख से हमारी मौत भी जल्दी हो जाती है। तो अब सवाल आता है, अगर हाइबरनेशन से सबसे ज्यादा फायदा एक्टोथर्म यानी ठंडे खून वाले जानवरों को होता है, तो हमारे पूर्वजों ने एक्टोथर्म से एंडोथर्म में बदलाव कैसे किया होगा? ये अचानक नहीं हुआ होगा। बीच में कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे शरीर के लिए गर्मी खुद बनाने लग गए होंगे। ये ठीक उस तरह हुआ होगा जैसे लिस्टोसोरस अपने शरीर के लिए गर्मी खुद बना सकते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर शरीर का तापमान कम करके हाइबरनेशन में भी चले जाते थे। अगर दूसरे शब्दों में कहे, हाइबरनेशन एक तरह से हमारे प्राचीन रेप्टाइल पूर्वजों से बची हुई विरासत हो सकती है। इसलिए आज भी सबसे कमाल के हाइबरनेशन करने वाले जीव रेप्टाइल ही माने जाते हैं, जैसे कि मीठे पानी के कछुए, पेंटेड टर्टल और स्नैपिंग टर्टल। हालांकि जब ये सर्दियों में हाइबरनेशन करते हैं तो तकनीकी रूप से इस क्रिया को ब्रूमेशन कहा जाता है। आइए इस चीज को समझते हैं कि वो ब्रूमेशन कैसे करते हैं। देखिए, जब ठंड का मौसम आता है तो ये जमी हुई झीलों और तालाबों के तल में जाकर जम जाते हैं। इस दौरान ये कछुए अपने मेटाबॉलिज्म को बेहद धीमा कर लेते हैं और पानी में मौजूद बची खुची ऑक्सीजन को अपने शरीर में खींचने लगते हैं। अब सवाल आता है, अगर वो झील में जाकर जम जाते हैं तो वो ऑक्सीजन कैसे खींचते होंगे? इसका जवाब है क्लोकल रिस्पिरेशन यानी बट ब्रीदिंग। अगर और साफ तौर पर कहे तो ये टर्टल अपने पोटी करने वाले स्थान से सांस लेते हैं।
दरअसल इनके वेस्ट रिमूवल यानी अंडा देने वाले अंग के पास रक्त वाहिकाओं वाले थैले होते हैं जो ऑक्सीजन को सोख सकते हैं। ये ठीक उस तरह काम करते हैं जैसे मछलियां अपने गिल से ऑक्सीजन को सोखती है। कछुओं की कुछ प्रजातियां जब वो पानी के अंदर होती है तो वो अपनी ऑक्सीजन का 50% से ज्यादा इसी प्रक्रिया से लेती है। लेकिन जब पानी बहुत लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है और पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो बट ब्रीदिंग भी काम नहीं आती। जब ये होता है तब स्नैपिंग और पेंटेड टर्टल अपना मेटाबॉलिज्म और ज्यादा घटा देते हैं। इस दौरान उनका दिल केवल 5 से 10 मिनट में एक बार धड़कता है। फिर इसके बाद वो एक और अद्भुत काम करना शुरू कर देते हैं। वो एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना शुरू कर देते हैं। यह क्रिया इंसानों में भी होती है लेकिन थोड़ी देर के लिए, जैसे कि दौड़ते वक्त। कछुए इस तरीके पर महीनों तक जिंदा रहते हैं लेकिन इससे उनके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो उनके लिए जानलेवा हो सकता था, लेकिन कछुओं के पास इसका भी उपाय है। जब ये एसिड जमा होने लगता है तो वो अपने खोल से कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट खींचते हैं जो लैक्टिक एसिड को बेअसर कर देता है। इसी कारण कछुए सर्दियों के बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक उठते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, स्तनधारी जो एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा भोजन पर निर्भर है वो लंबी सर्दियां कैसे झेलते होंगे? इसका शानदार उदाहरण भालू है। सर्दियों से पहले भालू अपना खाना 5000 कैलोरीज प्रतिदिन से बढ़ाकर 20,000 कैलोरीज प्रतिदिन कर लेता है। ऐसा करने से उनके शरीर में पर्याप्त फैट जमा हो जाता है और सर्दियां आने पर जब भालू अपने निवास स्थान में चले जाते हैं तो वो लगभग 100 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना पेशाब किए और बिना पोटी किए टिके रहते हैं। लेकिन इस दौरान भालू के शरीर का तापमान केवल 5 डिग्री सेल्सियस तक ही गिरता है, जिससे वो कभी कभी हिलते डुलते रहते हैं। इसी चीज को देखकर वैज्ञानिक बहस करते हैं कि भालू पूरे तरीके के हाइबरनेटर नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौरान भालू का दिल केवल 5 बार प्रति मिनट धड़कता है और ऑक्सीजन की खपत 75% तक घट जाती है, यानी ये भी हाइबरनेशन में जाते हैं। जब ये इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो भालू एक कमाल का काम करते हैं। ये हाइबरनेशन के दौरान बोन्स को नुकसान पहुंचाने वाले जीन को बंद कर देते हैं, इसलिए नींद से उठने पर उनका वजन तो घटता है लेकिन मांसपेशियों और हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, अगर हाइबरनेशन करने वाले स्तनधारियों में सबसे कमाल के उदाहरण को देखें तो वो आर्टिक ग्राउंड गिलहरियां है। ये कनाडा, अलास्का और साइबेरिया में पाई जाती है। ये 7 महीने बर्फ के नीचे बिलों में हाइबरनेशन करके बिताती है। इस दौरान इनके शरीर का तापमान -2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये किसी भी स्तनधारी में सबसे कम है और कमाल की बात यह है, इतने कम तापमान में भी इनका खून जमता नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं ये हाइबरनेशन के दौरान सुपर कूलिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर भी पानी जमता नहीं। वैसे तो अगर इन गिलहरियों को नॉर्मली बर्फ में रखा जाए तो इनका खून जम जाता है, लेकिन हाइबरनेशन के वक्त ये गिलहरियां अपने खून से जमने वाले कण अलग कर देती है, जिसकी वजह से खून जमता नहीं। ये पूरी सर्दियां लगातार डीप हाइबरनेशन में नहीं रहती, बल्कि 2 से 3 हफ्ते में कुछ घंटों के लिए जागती है और शरीर का तापमान 36 डिग्री तक वापस बढ़ाती है। हाइबरनेशन के दौरान ऐसा करने में वो अपनी ऊर्जा का 70% तक खर्च कर देती है, लेकिन फिर भी वो मांसपेशियों और दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना वापस उठ जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, यानी क्या इंसान भी हाइबरनेशन कर सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप किसी स्पेसशिप में हो और अपने हाइबरनेशन चैम्बर में किसी दूसरी तारामंडल की यात्रा पर हो, यानी कम खाना, कम पीना और मानसिक तनाव से बचाव। ये सोचने में ही कितना कमाल लग रहा है ना? वैसे मैं आपको बता दूं, इंसानों के लिए हाइबरनेशन संभव हो सकता है क्योंकि हमारी बायोलॉजी में कोई कमी नहीं है और हमारे बहुत प्राचीन पूर्वज हाइबरनेशन करते थे। इसलिए हो सकता है हमारे डीएनए में कोई जीन छुपा हो जो इस चीज को संभव कर पाए।
वैज्ञानिक मानते हैं अगर सही जीन खोज लिया जाए तो हम भी लीमर और भालू की तरह हाइबरनेशन में जा सकते हैं। तो क्या पता एक दिन हम भी अपने हाइबरनेशन पोड में जाकर लंबे समय के लिए सो जाए और हमारी आंख हजारों साल बाद खुले।